हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका जो विज्ञान था, विज्ञान का आज दूसरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। एक तो आपका चैप्टर 5वां चैप्टर हमने पढ़ लिया था और आपका पहला चैप्टर था वो हमने बिल्कुल पढ़ लिए थे। और उसको कल की क्लास में हमने क्या किया था, उसको जो क्वेश्चन आंसर थे, प्रश्न उत्तर, वो हमने कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अब ये जो तीनों नाम है, तीनों ही नाम आपने सुन रखे होंगे और आपको इनके बारे में कुछ कुछ थोड़ा पता भी होगा। जैसे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, और लवण का कोई स्वाद नहीं होता है, वो अम्ल और क्षार इन दोनों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, इतना करीब करीब आपको अभी तक आपने इनके बारे में पढ़ लिया होगा। अब जो ये चैप्टर अब इस बार आपके में जो आया है, इस बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। जैसे कि अम्ल होते हैं, अम्ल किस किस तरह से अभिक्रिया करते हैं दूसरे यौगिकों के साथ, दूसरे तत्वों के साथ। ऐसे ही क्षार के बारे में बताया जाएगा और ऐसे ही लवण जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कैसे आप इनको पहचान सकते हो, ये कितने तरह के होते हैं, क्या क्या इनमें चीज़ें होती है और कैसे ये आपकी जो नॉर्मल डेली लाइफ जो भी चल रही है ना, दैनिक जो भी आपकी दिनचर्या है उसको किस तरह प्रभावित करते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या क्या इससे काम ले सकते हो। जैसे कि आपकी जो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, दुनिया भर की चीज़ें तो आपकी जो रसोई होती है घर की किचन, उससे भी मिल जाएगी कि उनको आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख पाओगे कि अगर इसको ऐसा डलाए तो क्या होगा, इसको ऐसा डाला तो क्या होगा। ठीक है, हम काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताएंगे, तो हम इसको अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। और सबसे पहले इनमें स्टार्ट कर रहे हैं हम अम्ल को। अम्ल क्या होते हैं, देखिए अम्ल के बारे में अगर मैं बताऊँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम लिखनी पड़ेगी। अम्ल क्या होते हैं, एक ऐसे यौगिक होते हैं जो कि जलीय विलयन में H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। अम्ल क्या होते हैं, मैं थोड़ा लिख दूँ तो अगर, अम्ल क्या होते हैं, ऐसे यौगिक या ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसे अवयव जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। अम्ल क्या होते हैं, ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के आयन इनको उत्सर्जित करते हैं किसमें, जलीय विलयन में। ठीक है, अभी जलीय विलयन किसी का भी हो सकता है, बस वो जलीय होना चाहिए, उसके अंदर जल होना चाहिए। ठीक है, तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में H+ आयन को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इनके अंदर H+ आयन पहले से ही, मतलब H आयन पहले से होते हैं, लेकिन वो अलग अलग कब होते हैं, अलग अलग होते हैं जब वो जलीय विलयन के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए HCl एक अम्ल है और एक अम्ल है, और जब ये जलीय विलयन में आप इसको डालते हो तो ये H+ और Cl- इस आयन में टूट जाता है, एक H+ आयन और एक Cl- आयन। तो इसलिए जलीय विलयन में क्या दिया, H+ आयन, तो इसको एक अम्ल कहा जाएगा और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम आपने सुन भी रखा होगा, पहले देख भी रखा होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये जलीय विलयन में H+ आयन उत्सर्जित करता है। ठीक है, अच्छा, ये तो जस्ट इसकी एक परिभाषा हो गई। और अब हम इसको देख लेते हैं कि अम्ल को 3 तरह से बांटा गया है। ठीक है, हालांकि सारी चीज़ें आपके बुक में नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के आपके बुक में दी गई है थोड़ा सा। तो इन्हें हमने क्या, उनकी सारे के सारे की जो चीज़ है उनको एक जगह ला दिया है, उनके एक टेबल टाइप से बना दी है। देखिए, अम्ल को 3 तरह से बांटा गया है और पहला उसमें बांटा गया है उनके स्रोत के अनुसार। स्रोत के अनुसार मतलब वो कहाँ से मिलते हैं आपको। ठीक है, अम्ल जो आपको मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं आपको। 2 तरीके से उसको और आगे बांटा गया है, जो कि है जैविक और अजैविक। एक तो जैविक अम्ल है, दूसरा अजैविक अम्ल है। अब प्रॉब्लम यह है कि इनका मतलब क्या है ना। जैविक अम्ल ऐसे होते हैं, ऐसे अम्ल जो कि आपको जीव जंतुओं से मिलते हैं, मनुष्य से तो खैर नहीं मिलते आपको। ठीक है, मिलते हैं वो, जैसे आपके शरीर होता है, हमारे आमाशय, आपने नाम सुना, आमाशय के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है, लेकिन वो बाहर थोड़ी आता है, वो अंदर आपको जो आपका भोजन होता है उसको पचाने में काम आता है। ठीक है, अच्छा, तो जलीय अम्ल किसको बोलते हैं कि ऐसे अम्ल जो कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं उनको जैविक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, उसके उदाहरण मैंने बता रखे हैं आपको, जैसे कि एसिटिक अम्ल है, मैलिक, इन सभी के अम्ल लिखा हुआ है, वो मैंने बार बार नहीं लिखना, मतलब बार बार लिखना पड़ता है इसलिए छोड़ दिया है। ठीक है, इनका है एसिटिक अम्ल है, जैविक मैलिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, जैसे कि मैलिक अम्ल आपके सेब के अंदर मिलता है। ठीक है, और आपका जो लैक्टिक अम्ल है ये आपको दही के अंदर मिलता है।
एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक अम्ल, एसिटिक मिलता है आपको खट्टी चीज़ें, जैसे आपकी नारंगी है ना, उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलता है, ठीक है। और भी करीब कई तरह के अम्ल होते हैं, ये मैंने उनके एग्जाम्पल लिए, ठीक है। अच्छा, अगले होते हैं अजैविक अम्ल। अजैविक अम्ल ऐसे होते हैं जो कि जीव जंतु द्वारा नहीं पाए जाते, ठीक है। वो आपको बोल सकते हैं, उनको आप अलग तरह से बनाए जाते हैं। वो ऐसे अम्ल जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से, उनको कहा जाता है अजैविक अम्ल। या फिर कृत्रिम रूप से नहीं बोलना चाहे, उनको आप ऐसे बोलिए कि ऐसे अम्ल जो कि, ऐसे पदार्थ जो कि पृथ्वी की सतह पर मिलने वाले खनिज पदार्थ जो होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है अजैविक अम्ल, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, ऐसे अम्ल जो कि खनिज पदार्थों के द्वारा बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है अजैविक अम्ल। और ये खनिज पदार्थ आपको जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपर वाली सतह पर आसानी से मिल जाते हैं। उसका उदाहरण मैंने लिख रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, एक है नाइट्रिक अम्ल। इनका अगर मैं सूत्र लिखूँ तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी हमने देख लिया, जैसे कि HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल ये होता है HNO3, ठीक है। ये इनके अम्लों के प्रकार हैं। अच्छा, ये तो हो गए स्रोत के अनुसार। अब दूसरा आता है आपका आयनीकरण के अनुसार। आयनीकरण कि जब आप इनको जलीय विलयन या किसी ऐसे विलयन में डालते हो जहाँ पर इनके आयन जो होते हैं, आयन वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप HCl का बात कर रहा था, HCl इसके उदाहरण दिए, जैसे HCl की बात कर रहा था, HCl को अपने जलीय विलयन में डाला और इसके आयन अलग अलग हो गए, H+ आयन अलग हो गया, Cl- आयन अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो इनको बांटा गया है वो आयनीकरण के अनुसार भी बांटा जा सकता है, कि कहीं पर भी वो जलीय विलयन में या फिर किसी भी चीज़ में अपने आयन में अगर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, उस हिसाब से उनको दो तरह से बांटा गया है। जैसे कि एक है आपका क्षीण या दुर्बल अम्ल, ठीक है, और दूसरा है आपका प्रबल अम्ल। पहले बात करते हैं क्षीण या दुर्बल अम्ल की। ये क्या होते हैं क्षीण और दुर्बल अम्ल? असल में इनको बोला जाता है कमजोर अम्ल भी बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए आपने जलीय विलयन लिया है ना, और यहाँ मैं सूक्ष्म लिखता हूँ। मैं सबसे पहले क्षीण या दुर्बल अम्ल की बात करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने 10% आपने ये लिया अम्ल, ठीक है, 10% अम्ल लिया और इसमें एक ऐसा कारक डाला या फिर इसको जलीय विलयन में डाला, ठीक है। आपने कुछ जलीय विलयन लिया और इसको उसमें 10% आपने ये CH3 यानी कि एसिटिक एसिड है, ये आपने उसके अंदर डाला, ठीक है। अब क्या होगा, एसिटिक अम्ल क्योंकि एक दुर्बल अम्ल है तो ये जलीय विलयन में H+ आयन बहुत कम उत्सर्जित करता है, H+ आयन बहुत कम उत्सर्जित करता है। मान लीजिए एक जलीय विलयन है, ठीक है, उस जलीय विलयन में पूरी तरह 10% उसका एसिटिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है, तो उसके अंदर से जो अलग अलग होंगे ना, जो H+ आयन अलग होंगे वो ज़्यादा 2 H+ आयन मिलेंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा, या आपको एक ही H+ आयन मिलेगा, ठीक है। और बाकी CH3 COOH ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये पहले जैसे मैं बताऊं, ये अलग किस तरह होंगे, ये अलग होंगे CH3 COO-H+, ये इन आयनों में टूट जाएंगे, H+ आयन अलग और CH3 COO- आयन अलग, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसको आप जलीय विलयन में डालोगे ना, तो जैसे मान लीजिए 10% ये अम्ल है और इसमें से करीब ना 1%, जैसे 1% जैसे मतलब एक आयन ही, या फिर 2% जैसे कि 2 H+ आयन, इतने ही आयन टूट पाते हैं, इतने ही आयन बन पाते हैं। इसके अलावा जो भी ये पूरा अम्ल जो रहेगा वो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, उसके अंदर से H+ आयन टूटकर अलग नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं है, तभी तो इनको बोला गया दुर्बल अम्ल, ठीक है। अब अगली बात करते हैं प्रबल अम्ल की। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? ऐसे अम्ल जो कि जलीय विलयन में पूरी तरह टूटकर अलग हो जाते हैं और H+ आयन को उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी जलीय विलयन में 10%, मान लीजिए किसी जलीय विलयन में आपने 10% HCl लिया था, है ना, पूरे जलीय विलयन में 10% HCl है, तो इसके अंदर 10 के 10 H+ आयन अलग हो जाएंगे और 10 के 10 Cl- आयन अलग हो जाएंगे। हमको बात करनी है H+ आयन के, इसलिए मैं इसको ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। प्रबल अम्ल ऐसे होते हैं जो कि जलीय विलयन में पूरी तरह टूटकर H+ आयन को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके प्रबल अम्ल। और ऐसे अम्ल जो कि जलीय विलयन में H+ आयन बहुत कम उत्सर्जित करते हैं, उनको बोला जाता है दुर्बल अम्ल। इसके उदाहरण ये रहे, इसका उदाहरण ये रहे, ठीक है। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये आपका
असल में प्रबल अम्ल के ही प्रकार है। ठीक है, बस इनको पढ़ने का तरीका है कि कैसे आप इनको समझ सकते हो, अलग अलग तरह से इनको बांट रखा है। ठीक है, अगली बात आती है सांद्रता के अनुसार, कि सांद्रता जैसे अगर बिल्कुल समझने के लेवल पे बात करूँ, सांद्रता मतलब कितना गाढ़ापन है, ये इसको समझने के हिसाब से, लेकिन असल में चीज़ें थोड़ी सी अलग है। देखिए, सांद्र मतलब है कि मान लीजिए आपने एक विलयन बनाया, उसके अंदर 10% तो अम्ल है और 90% जल है। ठीक है, आपने मान लीजिए एक विलयन बनाया, उसके अंदर 10% तो अम्ल है और 90% जल है, तो इसको तो बोला जाएगा तनु अम्ल। और मान लीजिए आपने एक ऐसा विलयन बनाया जिसके अंदर करीब 90% तो अम्ल है और करीब 10% जल है, तो ऐसे विलयन को बोला जाएगा सांद्र अम्ल। ठीक है, ये बस इस पे निर्भर कर रहा है कि तनु किसको बोल रहे हो, सांद्र किसको बोल रहे हो, कि उसमें अम्ल की मात्रा कितनी है। अगर अम्ल की मात्रा पानी के कंपैरिजन में, पानी की तुलना में कम है, तब तो वो तनु है, और अगर अम्ल की मात्रा पानी की तुलना में ज़्यादा है तो उसको बोला जाएगा सांद्र। ठीक है, तनु विलयन, सांद्र विलयन। और इनको दिखाते कैसे हैं, जैसे कि तनु को दिखाते हो, तनु अम्ल को दिखाते हो आप DIL लिख के। DIL इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब डाइल्यूट मतलब पतला, तनु विलयन। और सांद्र अम्ल जो होता है इसको दिखाते हैं CONS मतलब कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए इसको ऐसे दिखाते हैं। तो कहीं कहीं पर आप जब अभिक्रिया लिखोगे तो उस अभिक्रिया के अंदर आप ऐसे भी लिखोगे, जैसे कि HCl ले सकते हो आप, HCl DIL ऐसे लिख सकते हो आप, डाइल्यूट, या फिर बोल सकते हो कि H2SO4 CONS, ऐसे ब्रैकेट में लिखा मिलेगा। इसका मतलब आप समझ जाना, H2SO4 वो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि सांद्र अम्ल है, और DIL लिखा हुआ मतलब डाइल्यूट यानी कि एक तनु अम्ल है। ठीक है, तो ये तरीके हैं बेटा जिससे कि आप अम्ल को 3 तरीकों से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो।